अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अब कूबा इसी रेड फाइल के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात कर रहा था। इसके मुताबिक मेरे क्वार्टर से निकलने के बाद खतीजा बड़े मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंची, जहां इम्तियाज़ इसका इंतज़ार कर रहा था। फिर वो दोनों एहतियात से चलते हुए किसी की निगाह में आए बगैर महफूज रास्ते से डेरे पर पहुंच गए। यहाँ से मुश्ताका और इम्तियाज़ घोड़ों पर सवार हुए। खतीजा मुश्ताका के साथ घोड़े पर बैठी और वो लोग मौजा जंडियाला कला की तरफ रवाना हो गए। रेड फाइल को मुश्ताका ने अपने पास महफूज कर लिया था। इम्तियाज़ को महज उनके साथ और मदद के लिए रवाना किया गया था। ये चौधरी दिलदार का हुक्म था। इम्तियाज़ ने इन्हें बाहिफाजत जंडियाला किला पहुंचाकर वापस अहमदनगर आ जाना था। कूबा की मालूमात बस यहीं तक महदूद थीं। वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, खतीजा को इम्तियाज़ ने कत्ल किया है या मुश्ताका ने? जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर मालूम होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता। इम्तियाज़ वापस आ जाए तो फिर वो ही इस राज से पर्दा उठाएगा। मेरी तजुर्बाकार और मुजरिम शनास नज़रों ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि कूबा गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इम्तियाज़ से तो मैं पूछ ही लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे बयान में कोई गड़बड़ निकली तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूँगा। ये बात जहन में रखना। जनाब, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है, वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला। अब आपकी मर्ज़ी है यकीन करें या ना करें। मेरे जहन में रेड फाइल के हवाले से खलबली मची हुई थी, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि मैं अभी तक इस फाइल का मुताला नहीं कर सका था। मैंने कड़े लहजे में कूबा से इस्तफसार किया, जो फाइल मेरे क्वार्टर से उड़ाई गई थी, इसमें कौन सा राज बंद था? लम्हे भर को वो मुझे मुतज़ब्ज़ब नज़र आया। यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो कोई बात छुपाने या बात को मरोड़ कर पेश करना चाहता है। मैंने जारिहाना अंदाज में जामिशा से कहा, शाह जी, लगता है तुम्हारी खिदमत की और ज़रूरत पड़ेगी। मेरे लहजे में इस कदर संगीनी और सफ़ाकी शामिल थी कि कूबा लरज़ कर रह गया। वो जल्दी से बोला, थानेदार साहब, आप मेरी खामोशी का गलत मतलब ना निकालें। मैं तो ये सोच रहा था कि आपको कहाँ से बताना शुरू करूँ। जामिशा के ट्रीटमेंट ने इसे अच्छा खासा सुधार दिया था। इसका जिक्र सुनते ही वो बेहद खौफजदा हो गया था और चुपके चुपके कनखियों से हवलदार की तरफ भी देख लेता था। मैंने गर्जदार आवाज़ में कहा, अगर तुमने सोच लिया है तो फ़ौरन मेरे सवाल का जवाब दे दो। उसने जवाब में ठहर ठहर कर बताया कि साबिक थाना इंचार्ज ने मलिक गफ्फार के खिलाफ कुछ ऐसे शवाहिद और सबूत जमा कर लिए थे कि मलिक डाकुओं के गिरोह की पुष्टपनाही करता था। ये गिरोह इस जंगल और आसपास के इलाकों में बड़ी बड़ी वारदातें करता और अपनी आमदनी का निसफ हिस्सा वो लोग मलिक गफ्फार की खिदमत में पेश कर देते। डाकुओं और मलिक गफ्फार की इस मुनाफा बख्श रिश्तेदारी के कागजी सबूत रेड फाइल में महफूज थे और वो रेड फाइल साबिक थाना इंचार्ज रफ़ीक सियाल के कब्ज़े में थी। रफ़ीक सियाल चौधरी दिलदार से गहरी दोस्ती रखता था और चौधरी दिलदार मलिक गफ्फार का लंगोटिया यार था। चौधरी ने पूरी कोशिश कर ली कि वो फाइल थाना इंचार्ज या तो इनके हवाले कर दे या फिर इन तमाम सबूतों को तल्फ कर दे, लेकिन थाना इंचार्ज इन दोनों से ज़्यादा काइयाँ, स्याना और गुर्गे बारा दीदा था। जब भी चौधरी इस फाइल का जिक्र करता, वो मुस्कुरा कर कह देता कि चौधरी साहब, मेरे होते हुए आपको और मलिक साहब को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आप लोग अपना काम जारी रखें। अपने मलिक साहब से कहो कि मेरा हिस्सा पाबंदी से मुझे मिलना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मैं यहाँ थाने में बैठा हूँ ना, ये तमाम इलाका जात इसी थाने की हदूद में आते हैं। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं कि मलिक साहब की तरफ या फिर इनके डाकुओं की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इस तरह ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। फिर रफ़ीक सियाल को बदउनवानी और रिश्वत सताने की बिना पर अचानक मुअत्तल कर दिया गया। इस उस्ताद ने उसे रेड फाइल से मुतालिक कोई फैसला करने की मोहलत ना दी। इस तरह दीगर फाइलों के साथ ही वो फाइल मेरे हवाले में आ गई। रफ़ीक सियाल के साथ तो मलिक गफ्फार का कोई गठजोड़ चल रहा था, लेकिन नए थाना इंचार्ज मलिक सफदर हयात यानी मुझसे इसे कोई तवक्को नहीं थी। मलिक ने किसी भी तरह साबिक थाना इंचार्ज को अप्रोच किया और ये मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया कि उसके खिलाफ तमाम तर मवाद किस फाइल में मौजूद है।
चुनाचे मलिक गफ्फार ने खतीजा और मुश्ताका को भेजकर चौधरी दिलदार के बंदों के ताउन से मज़कूरा फाइल हासिल कर ली। एक बात मेरे जहन में खटक रही थी और वो ये कि मलिक गफ्फार को कैसे मालूम हुआ उसके केस वाली रेड फाइल में किस वक्त थाने वाली अलमारी से निकाल कर अपने क्वार्टर में ले जाऊंगा। मैंने यही सवाल कूबा से किया तो उसने बताया, थानेदार साहब, मैं तो अब धोबी का कुत्ता होकर रह गया हूँ। आप और चौधरी दिलदार जो चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपको चौधरी साहब और मलिक साहब के बारे में मालूमात दे रहा हूँ। आपके कब्ज़े में मेरा क्या हशर होगा, इसका अंदाज़ा हवलदार के रवैये से मैं लगा सकता हूँ, लेकिन चौधरी साहब मेरा क्या हशर करेंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने उसकी तूलानी तमहीद को कहते करते हुए कहा, तुम्हारे चौधरी और मलिक को तो मैं ऐसा सीधा करूँगा कि वो किसी की नाक पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकेंगे। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि कानून के साथ ताउन करो। मैं वादा करता हूँ कि इस ताउन के बदले में मैं चौधरी और मलिक की तरफ से तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं महसूस कर रहा हूँ आप ही के साए में मुझे पनाह मिल सकती है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने कहा, तो फिर फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दो। उसने जवाब दे दिया। कूबा के मुताबिक चौधरी दिलदार का एक वफादार मेरे थाने में मौजूद था जो यहाँ की अहम खबरें चौधरी तक पहुँचाता रहता था। पहले प्रोग्राम ये था कि वो काली भेड़ मेरी निगाह बचाकर किसी तरह रेड फाइल अलमारी में से निकाल कर डेरे तक पहुँचाएगी, लेकिन फिर इसी शख्स ने इतला दी कि थानेदार साहब दूसरी फाइलों के साथ मतलूबा फाइल को भी अपने क्वार्टर पर ले गए हैं। इस दौरान खतीजा और मुश्ताका डेरे पर पहुंच गए थे, लिहाजा फाइल तक रसाई हासिल करने के लिए फौरी मनसूबाबंदी की गई। खतीजा को अच्छी तरह समझा दिया गया कि इसकी बीवी का रोल अदा करने के लिए इम्तियाज ने कहा था। इसकी नज़र में ये एक तरह की तफरी थी। इसे यकीन था कि मैं चूँकि इस थाने में नया तैनात हुआ हूँ, इसलिए मुझे खतीजा के बयान पर किसी किस्म का शक नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। कूबा ये तफसील बयान कर चुका तो मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। कूबा, तुमने चौधरी दिलदार के जिस वफादार की तरफ इशारा किया है वो इस थाने का ASI शहजाद तो नहीं? उसने चौकन्ना नज़र से दाएं बाएं देखा और इस बात में सर हिलाते हुए धीमे लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहजाद इस वक्त थाने में मौजूद है। हवलदार जामी शाह ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मौजूद हैरत और इस्तेजाब से मैं अंदाज़ा ना लगा सका कि ये इंकिशाफ सुनकर उसे यकीन आया या नहीं, मगर मुझे यकीन करना पड़ा क्योंकि मैं ASI के बारे में पहले ही एक ख़ास ज़ाविये से खुद को तैयार कर चुका था। मैंने कूबा से पूछा, तुम्हारी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद शहजाद को इस वाक़े की खबर हो गई थी और यकीनन इसने इस बारे में चौधरी दिलदार को इतला पहुँचा दी होगी, फिर अभी तक चौधरी थाने क्यों नहीं पहुँचा? चौधरी साहब सुबह से चक 26 गए हुए हैं, वो अहमदनगर में नहीं हैं, कूबे ने जवाब दिया। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज की। अब बात आ गई समझ में। मैं भी कहूँ, ASI इतना मुस्तरब क्यों है? हवलदार जामी शाह ने शौक नज़र से मुझे देखा और पूछा, मलिक साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने उसकी निगाह में पोशीदा मुहिम जुई की ख्वाहिश को फ़ौरन पढ़ लिया और कहा, तुम ASI के पास जाओ और इससे कहो कि मलिक साहब ने बुलाया है। इसके पीछे पीछे तुम भी आ जाना, फिर देखते हैं इस गद्दार के साथ क्या हो सकता है। हवलदार जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, कमरे के बाहर से ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसे कोई तेज़ी के साथ वहाँ से हटने की कोशिश कर रहा हो। मेरी छठी इसने फ़ौरन खबरदार किया कि दरवाजे के करीब छुपकर कोई शख्स हमारी बातें सुन रहा था, और वो शख्स मेरे ख्याल में ASI के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। हवलदार ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला ही था कि वहाँ से फरार होने वाला शख्स बौखलाहट में किसी शय से टकराया और खासी बुलंद आवाज़ उभरी। मैंने अपनी सीट छोड़ी और तेज़ी से बाहर की सिमत लपका। अगर वो शहजाद ही था तो इसे फरार नहीं होना चाहिए था। बाहर के मंजर ने मेरी तवक्कुआत को पूरा करते हुए दिल खुश कर दिया। हवलदार को मैंने ASI के साथ गुत्थम गुत्था पाया। मैंने चश्मे ज़दन में अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और करख्त लहजे में कहा, शहजाद तुम्हारी असलियत ज़ाहिर हो गई है, कोई मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त तुम खुद को ज़ेरे हिरासत समझो। फिर मैंने तहकमाना अंदाज में हवलदार से कहा, जामी शाह इस बदबख्त को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दो। इस उठापटक की आवाज़ सुनकर थाने का तमाम तर शबीना अमला मौके पर जमा हो गया। अगले ही लम्हे ASI शहजाद को हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका था।
میں نے جامی شاہ کو ہدایت کی کہ وہ کوبا کو حوالات کے دوسرے کمرے میں بند کر دے، میں واپس آ کر سب کا حساب کتاب کروں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ملک صاحب؟ جامی شاہ نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ ایک انتہائی ضروری کام کرنے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اور اس دوران یہ تھانہ تم سنبھالو، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ریڈ فائل میری کسٹڈی سے چوری ہوئی تھی اور اسے واپس لانے کا فرض بھی مجھ پر ہی عائد ہوتا تھا۔ اگر ملک غفار اس فائل کو تلف کر دیتا تو یہ میری نالائکی اور فرائض سے غفلت میں شمار ہوتا۔ مجھے یہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھا کہ میرے ریکارڈ پر ایسا کوئی بدنما دھبا نمودار ہو۔ ایک بات یقینی تھی کہ مشتاقہ نے مذکورہ فائل ملک غفار تک پہنچا دی ہوگی۔ میں نے احمد نگر شمالی سے روانہ ہوتے وقت کانسٹیبل مصطفیٰ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور اس وقت رات کے آخری پہر میں ہم دو گھوڑوں پر سوار ہو کر موضع جنڈیالہ کلاں کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں میں نے مصطفیٰ کو تھانے میں پیش آنے والے تمام سنسنی خیز واقعہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اذان فجر سے پہلے ہم موضع جنڈیالہ کلاں پہنچ گئے۔ ملک غفار کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کوبا اور ASI شہزاد کی صورت میں اس کے خلاف میرے قبضے میں دو ایسے افراد موجود تھے کہ اس کی پیش نہ چل سکی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے میں ملک غفار کو پوری طرح رام کر چکا تھا۔ ملک ہی کی نشاندہی پر مشتاقہ اور امتیاز کو بھی ڈیرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریڈ فائل ابھی تک محفوظ تھی، جس کے حصول کے لیے میں نے یہ کٹھنائیاں اٹھائی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اسی فائل کو قبضے میں لے کر ہاتھ ڈالا۔ ملک کی بدقسمتی کہ اس نے ابھی تک اس فائل کو ضائع نہیں کیا تھا۔ مزید بدقسمتی یہ کہ مشتاقہ کی صورت میں ملک کے ایک اور سنگین جرم کا ثبوت میرے ہاتھ لگ گیا۔ ملک کی ماتوب ختیجہ کو مشتاقہ نے ملک ہی کے حکم پر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں تمام متعلقہ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ ملک غفار اتنا بے حس اور سپاک شخص تھا کہ اس نے ختیجہ کو سزائے موت دینے کے ساتھ ہی بہلا کر اس سے فائل کی چوری جیسا مشکل اور خطرناک کام بھی لے لیا تھا۔ ملک غفار کو جب اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح قانونی شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے اور میں کسی بھی طور پر اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو وہ مجھے بڑے بڑے افسروں سے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی کسی دھونس یا دھمکی میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ایک دم نرم پڑ گیا اور لجاجت سے بولا، ملک صاحب اپنے خاندان اور ذات برادری ہی کی لاج رکھ لیں، میں بھی ملک ہوں اور آپ۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے درستی سے کہا، مجھے گالی نہ دو غفار، تمہارے کالے کرتوتوں کو دیکھ اور سن کر بہت سے ملکوں کی گردنیں ندامت سے جھک جائیں گی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، عدالت تو تمہیں بعد میں سزا دے گی، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ اپنے خاندان کو ملانے کی کوشش کی تو تمہاری تشریف مبارک پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ تم بے دم کا بندر نظر آؤ گے۔ وہ ویران ویران سی نظروں سے یکٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، غفار، تمہارے جیسے کردار کے لوگوں کا کوئی خاندان، ذات یا برادری نہیں ہوتی۔ تم ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے کرتے انہی کے خاندان، ذات اور برادری میں شامل ہو چکے ہو۔ میری نگاہ میں تم ملک غفار آف جنڈیالہ کلاں نہیں بلکہ معزز ڈاکو آف گھنے جنگلات ہو۔ تمہیں میں کس طرح چھوڑ دوں؟ تمہاری انگلی پکڑ کر ہی تو میں نے ڈاکوؤں کے اس گروہ کو حوالات میں بند کرنا ہے، جن کی کمائی کھا کھا کر تم اینٹھتے اور اینڈتے رہے ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا معزز ڈاکو؟ میرے اس استفسار کا اس کے پاس جواب موجود تھا، لیکن وہ لاجواب سا ہو کر ایسی بے یقینی سے مجھے دیکھتا چلا گیا جیسے اس کے سامنے کوئی تھانہ انچارج نہ ہو، کوئی نہایت ہی خوف زدہ کر دینے والی شے ہو۔ ہو سکتا ہے اسے میری یعنی ملک صفدر حیات کی صورت میں ملک الموت کی شبیہہ دکھائی دے رہی ہو۔